हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसी का ही हम एक अगला टॉपिक ले रहे हैं, अधीनस्थ न्यायालय। इससे पहले जितने भी टॉपिक आए हुए हैं, नए टॉपिक जितने भी ऐड हुए हैं, उनकी वीडियो पहले अपलोड कर दी है। नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अच्छा, तो जो अधीनस्थ न्यायालय आज हम इसको पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय कोई अलग से न्यायालय नहीं है कि कोई भाई जिला स्तर पर है या फिर राज्य स्तर पर है, कोई अलग से किसी न्यायालय का नाम नहीं है। अधीनस्थ का मतलब है अधीन, अधीन किसी के अधीन अगर कोई न्यायालय है तो उसको अधीनस्थ न्यायालय कह दिया। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नीचे के जितने भी न्यायालय आएंगे उन सबको अधीनस्थ न्यायालय नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है? जिला न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य इसमें हो सकते हैं। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में आर्टिकल 233 से 237 तक यह इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, 232 तक हमने पढ़ लिया था, हाई कोर्ट का था, और 232 से आगे 233 से 237 तक किसका है? अधीनस्थ न्यायालय का है, भाग 6 में अध्याय 6 में। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 233 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। करेगा कौन? राज्यपाल। और इसमें हाई कोर्ट के परामर्श की आवश्यकता और रहेगी। हाई कोर्ट परामर्श की आवश्यकता रहेगी। आर्टिकल 233(1) में बात कही गई है कि जब राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा जिला न्यायाधीश की तो हाई कोर्ट के परामर्श की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, 233(2) में क्या कहा है? इनकी योग्यता बताई गई है कि वो भारत का नागरिक हो और कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक अधिवक्ता तथा लगातार 7 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में रहा हो। यानी एक तरीके से इनको ये मान ले कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 7 वर्ष का होना ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कि ये त्याग पत्र किसे देंगे? तो त्याग पत्र ये राज्यपाल को ही देते हैं और इनको हटा भी राज्यपाल सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही हटाएगा। ठीक है, और इनके लिए हटाने के लिए वही महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया गया है, हटाना ही हटाइएगा इसको, महाभियोग प्रक्रिया इसके लिए लागू नहीं है। उसके बाद है जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश। देखिए, अगर जो ये न्यायाधीश दीवान या सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो इनको जिला न्यायाधीश बोल देते हैं, और इन्हीं न्यायाधीशों को अगर ये फौजदारी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो इनको सत्र न्यायाधीश का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब इनकी क्या क्या शक्ति मिली हुई है इनको? तो इनको मृत्यु दंड का अधिकार है, मृत्यु दंड दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मृत्यु दंड हाई कोर्ट के अनुमोदन के बाद ही अमल होगा, यानी हाई कोर्ट के अनुमोदन की इसमें आवश्यकता रहेगी। दूसरा, न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति इनके पास है, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 233 का, इसको बाद में जोड़ा गया है, 20वां संविधान संशोधन हुआ था 1966, उसके द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके निर्णय का विधि मान्यीकरण किया जाएगा। ठीक है, और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उससे पहले राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती थी वो वैध रहेगी। उससे पहले अगर जिस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई वो कैसी रहेगी? वैध रहेगी। आर्टिकल 234 में क्या है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति, यानी जिला न्यायाधीश तो यहाँ पर कार्य करेंगे, उसके अलावा यदि हम किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत? 234 के तहत करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। और
इसमें आरपीएससी और हाई कोर्ट का परामर्श चाहिए। जब भी किसी और व्यक्ति की इसमें नियुक्ति करेंगे तो उसमें आरपीएससी और हाई कोर्ट के सदस्यों की परामर्श की आवश्यकता रहेगी। इसके आगे देखते हैं आर्टिकल 235। इसमें क्या है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात की गई है। करेगा कौन? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किया जाएगा। वो आर्टिकल 235 में, 236 में निर्वाचन की बात की गई है। इसमें जिला न्यायाधीश न्यायिक सेवा के पदों की व्याख्या की गई है। न्यायिक सेवा के पद की व्याख्या की गई है। अच्छा, तो जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत कौन कौन से न्यायाधीश आते हैं वो देखते हैं पहले। तो इसमें आएगा नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश। इसके अलावा लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हमने बात की गई है कि इसमें न्यायिक सेवा के पद की व्याख्या की गई है। तो न्यायिक सेवा के पद से क्या तात्पर्य है? जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर अन्य सिविल न्यायिक पद का भरा जाना आश्रित है। ठीक है, उसके बाद आता है 237। राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट पर लागू कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को अधिकार रहेगा कि वो अन्य मजिस्ट्रेट पर जो अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान है वो लागू कर सकता है। देखिए, एक तरीके से जो अधीनस्थ न्यायालय है उसको जिला न्यायालय भी कहा जा सकता है। जिला न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है, न ही इनके द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। जिला न्यायालय ट्रायल कोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रायल कोर्ट होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जिला और सत्र न्यायालय। तो इनमें जो अधिकारी है उनका ये जो क्रम है ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से इनका ऑर्डर जो है ये पूछ लिया जाता है कि किसके नीचे कौन सा अधिकारी कार्य करता है। तो सबसे पहले हम सिविल या दीवानी न्यायालय देखते हैं। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। उससे नीचे रहेगा प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश और उसके नीचे मुंसिफ या हम बोल सकते हैं कनिष्ठ सिविल जज न्यायाधीश। अच्छा, आपराधिक फौजदारी न्यायालय की बात करें तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उससे नीचे प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश और फिर द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी रहेगा। अच्छा, इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं दीवानी न्यायालय की। दीवानी न्यायालय में कौन कौन से मामले आ जाएगा? संपत्ति संबंधी जो विवाद है, तलाक है, किराएदार संबंधी जो मुद्दे हैं, सब इन दीवानी मामलों में आता है। अब इसमें हमने ये अधिकारी बताए थे, मजिस्ट्रेट न्यायालय बताए थे कौन कौन से? कनिष्ठ सिविल न्यायालय या मुंसिफ मजिस्ट्रेट। 25,000 रुपये तक का जो भी मामला रहेगा वो इसके अंतर्गत आएगा और इसके विरुद्ध वरिष्ठ सिविल न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को इसके न्याय से संतुष्ट नहीं हुआ है तो वो इसके विरुद्ध यहाँ पर वरिष्ठ जो सिविल न्यायालय है उसमें इससे अपील कर सकता है, दोबारा यहाँ पर केस लड़ सकता है। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ सिविल न्यायालय है वो 25,001 से 50,000 तक के जो मामले रहेंगे वो इसी में आ जाएगा और जिला सिविल न्यायालय में ये अपील कर सकता है। वही बात हो गई कि जब इसके मामलों से इसके जो न्याय से संतुष्ट नहीं होगा व्यक्ति तो वो आगे जिला सिविल न्यायालय में भी अपील कर सकता है और इसमें जो मामले आएंगे वो 50,001 से अधिक के मामले रहेंगे और ये आगे इससे यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ है तो ये आगे जाके हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है फौजदारी न्यायालय। इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा? चोरी, शांति भंग, मारपीट, लड़ाई झगड़ा संबंधित विवाद इसमें आ जाता है फौजदारी मामले में। अच्छा, सबसे ऊपर सबसे ये प्रथम जो वर्ग रहेगा
वो रहेगा न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें मारपीट, चोरी, डकैती संबंधी विवाद रहेगा, छोटी मोटी जो चोरी वगैरह हो जाएगी वो सब इसके अंतर्गत रहेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। और इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। इसमें गंभीर प्रकृति के फौजदारी विवाद आ जाएगा और ये अपील कर सकता है यहाँ पर जिला सत्र न्यायाधीश के पास, ये सेशन कोर्ट बोलते हैं हम इसको। या हत्या संबंधी जो गहरे गंभीर मामले होते हैं वो इसमें आएगा और इसके विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये हो गया फौजदारी न्यायालय संबंधी। अच्छा, जिला न्यायालय हमने पढ़ लिया। जिला न्यायालय के बाद हम पढ़ते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 2009 को इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है। और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा इसकी स्थापना होती है और होती कहाँ पर है? एमपी में, बरैसिया भोपाल, एमपी में इंडिया की बात करते हैं तो। वहीं राजस्थान में इसकी स्थापना होती 27 नवंबर 2010 को। 27 नवंबर 2010 को राजस्थान में होती है और कहाँ पर? बस्सी, जयपुर में। ठीक है। तो ये तो इंडिया का पहला हो जाएगा भोपाल एमपी और राजस्थान का पहला हो जाएगा बस्सी, जयपुर में। जो ग्राम न्यायालय है वो मध्य या खंड या पंचायत समिति स्तर पर होते हैं। दीवानी और फौजदारी दोनों मामले समेटते हैं। आदिवासी क्षेत्र में स्थापित नहीं किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये बात ध्यान रखना कि चलता फिरता न्यायालय होता है, यानी गांव में जाकर और फिर वहां पर ये न्याय करने का काम करते हैं, तो इनको चलता फिरता न्यायालय बोल देते हैं, मोबाइल कोर्ट बोलते हैं इनको। और इनमें मध्यस्थ सुलहकर्ता का काम करते हैं स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादी। दूसरी बात करें तो जो ग्राम न्यायालय वो अधिकतम 2 वर्ष की सजा दे सकता है, जुर्माना सहित 2 वर्ष की सजा सुना सकता है अधिकतम, इससे ज्यादा की नहीं। और इसके विरुद्ध जिला या सत्र न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ग्राम न्यायालय के विरुद्ध जो अपील कर सकते हैं जिला सत्र न्यायालय में कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, और 6 माह में इस न्यायालय को फैसला सुनाना होता है। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधिकार होता है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। इनकी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। भारत में 209 ग्राम न्यायालय है। कितने हैं? भारत में 209 ग्राम न्यायालय है और भारत का जो लक्ष्य है वो 5000 ग्राम न्यायालय बनाने की है, लेकिन अभी है कितने? 209। और सर्वाधिक है तो वो कहाँ पर है? एमपी में 89। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने? 45 है और लक्ष्य इनका 145 का है। इसके बाद आता है परिवार अदालत। स्थापना इसकी राज्य सरकार करती है, हाई कोर्ट की सलाह पर करेगी। एक मुख्य न्यायाधीश और एक ही अतिरिक्त न्यायाधीश रहता है इसमें। पति पत्नी के बीच जो विवाह संबंधी विवाद हो जाते छोटे मोटे, वो परिवार अदालत के द्वारा होते हैं। और इनका जो प्रावधान किया गया है 1984 में संसदीय विधि के द्वारा किया गया था। 10 लाख आबादी से अधिक शहरों में संसद द्वारा अन्य शहरों में भी इनकी स्थापना की जाती है। अच्छा, 7 पारिवारिक न्यायालय है। कौन कौन से? जैसलमेर में, बालोतरा बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, धौलपुर और करौली, ये 7 पारिवारिक न्यायालय है। ध्यान रख लेना इसको। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? स्थानीय क्षेत्राधिकार रहेगा और प्रकृति जिला न्यायालय के समान ही रहती है। परिवार अदालत की जो प्रकृति रहती है जिला न्यायालय के समान ही रहती है और इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 136 इनको एक विशेष इजाजत देता है। ये क्या कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था अधीनस्थ न्यायालय। इसमें हमने जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय, परिवार अदालत, ये सब हमने पढ़ी है। आप इनको देख लेना। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।